जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। तो आइए शुरू करते हैं। अलाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जन कल्याणकारी कार्य, व्यवसाय करना। कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन कल्याणकारी कार्य। अगला देखिए, प्राप्ति व भुगतान खाता है वस्तुगत, नाममात्र, व्यक्तिगत। कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुगत। देखिए, इसमें केस से संबंधित लेन देनों को दिखाया जाता है और अपन को पता है कि केस कौन सा खाता होता है, वस्तुगत खाता होता है, वास्तविक खाता होता है। वस्तुगत को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। अगला देखिए, आय व्यय खाता है वास्तविक खाता, नाममात्र का खाता, व्यक्तिगत खाता। कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाममात्र का खाता अर्थात नॉमिनल अकाउंट। नाममात्र के खाते का दूसरा नाम है आय व्यय खाता, या इसको अवस्तुगत खाता भी बोल सकते हैं, या अवास्तविक खाता। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, आय व्यय खाता में मदें दिखाई जाती है। कौन सी मदें दिखाई जाती है? ए ऑप्शन है आपका केवल आयगत, बी केवल पूंजीगत, सी आय व पूंजीगत दोनों, डी कोई नहीं। तो देखिए, आय और व्यय खाते में केवल आयगत मदें दिखाई जाती है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आय व्यय खाता किस अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है? आय व्यय खाता है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। जबकि यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाता रोकड़ अवधारणा। ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पर बनाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। अगला देखिए, आजीवन सदस्यता शुल्क आय व्यय खाते व तुलन पत्र चिट्टे में किस जगह दिखाया जाएगा? तो देखिए, आय व्यय खाते के नाम पक्ष में, तुलन पत्र चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, आय व्यय खाते के जमा पक्ष में, तुलन पत्र या चिट्टे के दायित्व पक्ष में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूंजीगत माना जाता है, ये पूंजीगत मद है, इसलिए इसको चिट्टे में दिखाया जाएगा, आय व्यय खाते में इसको नहीं दिखाया जाएगा। अगला देखिए, प्राप्ति व भुगतान खाते में मदें दिखाई जाती है पूंजीगत, आयगत, पूंजीगत व आयगत। कोई नहीं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत व पूंजीगत दोनों प्रकार की मदें दिखाई जाती है, चाहे वो प्राप्ति व भुगतान चाहे पिछले वर्ष से हो संबंधित हो, चाहे अगले वर्ष से संबंधित हो, चाहे चालू वर्ष से संबंधित हो, सभी प्राप्ति व भुगतान इसमें दिखाए जाते हैं। अगला देखिए, यदि खेल कूद कोष है तो ये क्या है, स्पेशल फंड है, और स्पेशल फंड को चिट्ठे में अलग से दिखाया जाता है, तो इस फंड का नाम हो जाएगा स्पोर्ट्स फंड। इसको चिट्टे में दायित्व पक्ष में दिखाएंगे 2 लाख रुपए से। फिर ये प्रारंभिक शेष है 2 लाख रुपए, इससे प्रत्यक्ष से 8% वार्षिक ब्याज दर पर विनियोग कर रखा है। तो विनियोग से आय कितनी हुई, 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 16,000। विनियोग से आय होगी तो उसको 2 लाख में जोड़ देंगे, अब कितना हो गया, 2,16,000। उसके बाद में देखिए, वर्ष के दौरान खेल कूद आयोजन पर 15,000 रुपये व्यय हो तो वर्ष के अंत में चिट्टे में दिखाई जाने वाली राशि होगी। तो जो खर्चे होंगे वो भी इसी फंड में से घटाए जाएंगे। खर्चे कितने हैं, 15,000, 216 में से 15,000 निकालोगे तो 2,01,000। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो जो भी स्पेशल फंड हो उससे संबंधित खर्चों को उसमें से घटाया जाएगा तथा उस फंड को इन्वेस्टमेंट करने से यदि कोई इनकम प्राप्त होती हो तो उसको उस फंड में ही जोड़ा जाएगा। अगला देखिए, यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000, अंतिम स्टॉक 3,000, वर्ष के दौरान स्टेशनरी नगद खरीदी ₹20,000, इस व्यवहार को प्राप्ति व भुगतान खाते में किस प्रकार दिखाए जाएंगे। देखिए, प्राप्ति व भुगतान खाते में कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, इसी से मतलब होता है। तो देखिए, स्टेशनरी आपने नगद खरीदी थी तो कितने की खरीदी, 20,000। तो ये आपने पेमेंट किया है तो इसको भुगतान पक्ष में दिखाया जाएगा और कितने रुपए से दिखाया जाएगा, 20,000 रुपये से इसको दिखाया जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं से अंतिम चिट्ठे में दिखाए जाने वाले बकाया चंदे की राशि ज्ञात कीजिए। आपको बकाया चंदे की राशि ज्ञात करनी है। प्रारंभिक बकाया चंदा 10,000, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 20,000, जिसमें प्रारंभिक बकाया चंदा प्राप्ति 6,000, यानी कि जो प्रारंभिक बकाया 10,000 था उसमें से 6,000 रुपये इस वर्ष प्राप्त हो गई चालू वर्ष में था। अग्रिम प्राप्त चंदा 7,000 शामिल है। क्लब के 50 सदस्य हैं, प्रत्येक ₹400 वार्षिक चंदा देता है। अब देखिए, कुल चंदा कितना प्राप्त होना चाहिए। चालू वर्ष में कुल चंदा प्राप्त होना चाहिए आपको 50 × 400, यानी कि 50 सदस्य हैं और 400 वार्षिक चंदा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20,000 आपको प्राप्त होनी चाहिए चालू वर्ष में। अब देखिए, आपको प्राप्त हुए 20,000 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें प्रारंभिक बकाया प्राप्ति, यानी कि प्रारंभिक बकाया का मतलब है पिछले वर्ष से संबंधित है। तो पिछले वर्ष से संबंधित है तो उसको घटा दो 6,000, तथा अग्रिम प्राप्त चंदा ये अगले वर्ष से संबंधित है तो इसको भी घटा दो -7,000। अब इस वर्ष से संबंधित कितना चंदा प्राप्त हुआ, इस वर्ष से संबंधित प्राप्त हुआ 7,000, जबकि इस वर्ष से में कितना प्राप्त होना चाहिए था, 20,000। तो अब बकाया कितना रह गया, 20 में से 7 घटाओगे तो बकाया कितना रह गया, 13,000। तो इस वर्ष का तो 13,000 बकाया रह गया। अब देखिए, पिछले वर्ष में कितना चंदा बकाया था, 10,000, उसमें से चालू वर्ष में प्रारंभिक बकाया चंदा प्राप्ति 6,000 प्राप्त हो गई, तो 10 में से 6 प्राप्त हो गए। अब कितने बचे, 4,000, ये बकाया रह गए। तो 13 और 4 कितने हो गए, 17,000। ये क्या रह गए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आय व्यय खाता बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। अगला देखिए, आय व्यय खाता किसी निश्चित अवधि के पश्चात प्रदर्शित करता है। आय व्यय खाते के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, अधिकता या न्यूनता। तो अधिक या न्यूनता, सरप्लस या डेफिसिट। अगला देखिए, चालू वर्ष के आय व्यय खाते एवं चिट्ठे दोनों में दिखाई जाने वाली मद। तो चालू वर्ष का चंदा वो केवल आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा। गत वर्ष में चालू वर्ष का प्राप्त चंदा, चालू वर्ष का बकाया चंदा। तो देखिए, चालू वर्ष का बकाया चंदा होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि चंदा हमारी क्या है, इनकम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू वर्ष का बकाया चंदा। अगला देखिए, एक क्लब ने भवन निर्माण हेतु चंदे के 1 लाख रुपए दान के एकत्रित किए। भवन निर्माण हेतु, तो ये क्या हो गया, स्पेशल फंड हो गया। यानी कि चिट्टे में अपन इसको दर्शाएंगे बिल्डिंग फंड के नाम से दर्शाएंगे 1 लाख रुपए। क्लब की पुस्तकों में भवन निर्माण हेतु दान की राशि को दिखाया जाएगा, तो इसको दिखाया जाएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में क्या दिखाया जाता है, केस से संबंधित लेन देन दिखाया जाता है। और केस कौन सा खाता है, वस्तुगत खाता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, नगद प्राप्तियां एवं भुगतान प्रदर्शित करता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा है आय, दायित्व, व्यय, संपत्ति। यदि आप अग्रिम में चंदा प्राप्त कर लेते हो तो आपकी ये एडवांस इनकम हो गई। एडवांस इनकम होने के कारण क्या हो गया, ये दायित्व हो गया। अगला देखिए, अजय क्लब की वर्ष के अंत में संपत्तियां 19,000 थी, दायित्व 5,000 रुपये एवं आयव्यय खाते का डेबिट शेष। आयव्यय खाते का डेबिट शेष का मतलब है डेबिट योग ज़्यादा होना, यानी कि खर्चे ज़्यादा होना। खर्चे ज़्यादा हो गए तो क्या हो गई, डेफिसिट हो गई, हानि हो गई, न्यूनता हो गई। अब देखिए, अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं। इस न्यूनता को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब आपको प्रारंभिक पूंजी पूछ रहा है, यानी कि उल्टा चलना, आपको अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी की ओर चलना है। तो घटाने वाली मदों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाएगा। तो अब इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो देखिए, पहले तो असेट्स में से लाइबिलिटीज घटाओगे, तो 19,000 में से 5,000 गए तो कितने बचे, 14,000। 14,000 में जोड़ोगे न्यूनता कितनी जोड़ोगे, 1,800, तो 15,800। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद है मूल्यह्रास। ये गैर रोकड़ी मद है, ये केवल आयव्यय खाते में दिखाई जाएगी। बकाया चंदा, ये भी गैर रोकड़ी मद है, आयव्यय खाते में दिखाया जाएगा। अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी गैर रोकड़ी मद है, इसको भी आयव्यय खाते में दिखाया जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क, ये पूंजीगत मद है, इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाया जाएगा और इसको बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाया जाएगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक क्लब की पुस्तकों में वर्ष के प्रारंभ में वेतन के 2,000 और वर्ष के अंत में 5,000 बकाया थे। वेतन के लिए वर्ष में चुकाई गई राशि 20,000 थी। आयव्यय खाते में वेतन मद में दिखाई जाने वाली राशि होगी। तो देखिए, वर्ष में कितनी चुकाई गई, 20,000, ठीक है, जिसमें से वर्ष के प्रारंभ में है, यानी कि ये पिछले वर्ष से संबंधित है 2,000 रुपये, तो इसको घटा दो। क्योंकि आयव्यय खाते में क्या होता है कि चालू वर्ष से संबंधित मदें ही दिखाई जाती है, इसलिए जो वर्ष के प्रारंभ में वेतन दे रखा है इसका मतलब ये पिछले साल का वेतन है, तो इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। और वर्ष के अंत में 5,000 बकाया थे, तो ये चालू वर्ष से संबंधित है 5,000, तो 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23,000। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक गैर व्यापारिक संस्था के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में न दिखाई जाने वाली मद है।
देखिए चालू वर्ष का बकाया वेतन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्यतया अनुरिक्त लेगेसी यानी कि विरासत, इसको बोलते हैं विरासत। विरासत क्या होती है, पूंजीगत मद होती है और इसको चिट्ठे में दिखाया जाता है, तो इसको पूंजीकृत कर चिट्ठे में दिखाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मद जिसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाया जाता है लेकिन आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता। चंदा रिसीट एंड पेमेंट में दिखाया जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाया जाएगा। वेतन को भी दोनों में दिखाया जाता है, दान को भी दोनों में दिखाया जाता है। अग्रिम चंदा है उसको इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाया जाएगा लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आय व्यय खाते में चालू वर्ष से संबंधित मदें ही दिखाई जाती है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक धार्मिक संस्था ने चालू वर्ष में 5600 चंदे के प्राप्त किए। इसका वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदा 400 था। चालू वर्ष के अंत में 300 बकाया रहता है। चालू वर्ष के प्राप्त चंदे में 300 आगामी वर्ष से संबंधित पेश की चंदा शामिल है। चालू वर्ष के आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि होगी। देखिए आय व्यय खाते में चालू वर्ष से संबंधित मदें ही दिखाई जाती है। यदि पिछले वर्ष से संबंधित है उसको घटा दो, यदि अगले वर्ष से संबंधित है उसको घटा दो, और इस वर्ष से संबंधित कोई बकाया रह गया है तो उसको जोड़ दो। तो देखिए कितने रुपए प्राप्त हुए थे, 5600। ठीक है, वर्ष में प्रारंभ में बकाया चंदा यानी कि पिछले वर्ष से संबंधित है, इसको घटा दो, कितना हुआ 5200। आगे देखिए, चालू वर्ष के अंत में बकाया 300 रुपये बकाया रहता है, यानी कि ये चालू वर्ष से संबंधित है। यदि अंत में बकाया रहता है तो वो चालू वर्ष से संबंधित होता है, तो इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि चालू वर्ष से संबंधित है। तो ये कितना हो गया 5500। उसके बाद में चालू वर्ष के प्राप्त चंदे में 300 आगामी वर्ष से संबंधित है, तो अगले वर्ष से संबंधित है तो इसको भी घटाया जाएगा 300। तो अब कितना आ गया 5200। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रॉयल क्लब का 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय रुपीज खाता 770 गाठा बताता है। इस खाते में किराए की अग्रिम चुकाई गई 200 रुपये की राशि और रुपीज 1000 की उपार्जित ब्याज। देखिए उपार्जित ब्याज, आप व्यापारिक संस्था में जो ब्याज होता है वो अधिकतर खर्चा ही होता है, ठीक है, लेकिन अलाभकारी संस्थाओं में जो ब्याज होता है वो इनकी इनकम होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने फंड को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनसे जो ब्याज आता है वही इनकी क्या होती है, इनकम होती है। तो ये उपार्जित ब्याज है, ये इनकम साइड में दिखाया जाएगा। तो समायोजन के पश्चात आय व्यय खाता बताएगा। तो देखिए गाठे का मतलब क्या है, डेफिसिट कब आएगा, जब डेबिट पक्ष का योग क्या हो, ज़्यादा हो। तो 770 डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है, तो इसको डेबिट पक्ष में लिख दो, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए, हानियाँ ज़्यादा है, तो डेफिसिट हो गई। इस खाते में किराए की अग्रिम चुकाई गई 200 रुपये की राशि अग्रिम चुकाई गई है, यानी कि ये इस वर्ष से संबंधित नहीं है, तो इसको माइनस कर दो, कितना करोगे 200, तो कितना आ जाएगा 570। अब देखिए 1000 की उपार्जित ब्याज की राशि का समायोजन, उपार्जित ब्याज, तो ये उपार्जित ब्याज है इसी वर्ष से संबंधित है, तो इसको इनकम साइड दिखाया जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट पक्ष का योग 1000 हो रहा है जबकि डेबिट पक्ष का योग 570 हो रहा है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा। 1000 में से 570 गए तो कितना आ जाएगा 430
सरप्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, एक क्लब का आयव्यय खाता वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 2000 की बचत बतलाता है। इस खाते को बनाते समय उपार्जित ब्याज इनकम साइड दिखाया जाएगा 400, बकाया वेतन 100 एवं पूर्वदत्त बीमा शुल्क 150 के समायोजन नहीं किए गए। समायोजन के पश्चात आयव्यय खाते का शेष बतलाएगा। अब देखिए, ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बता रहा है बचत। बचत कब होती है? जब क्रेडिट पक्ष का योग क्या हो? ज़्यादा हो, तब सरप्लस आता है। तो 2000 रुपये इधर का ज़्यादा है, क्रेडिट पक्ष का। इस खाते को उपार्जित ब्याज कितना है? 400 रुपये। ये इनकम है, तो इसको जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2400। उसके बाद में बकाया वेतन 100 रुपये, तो इसको डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है? खर्चा है। पूर्वदत्त बीमा शुल्क, ये भी व्यापार का खर्चा है, 150 रुपये। पूर्वदत्त है, अगले वर्ष से संबंधित है, तो इसको घटाया जाएगा, क्योंकि आयव्यय खाते में क्या होता है? चालू वर्ष से संबंधित मदें ही दिखाई जाती है। ये अगले वर्ष से संबंधित है, तो 150, 100 में से 150 घटाओगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। अब देखिए, इसका 2400 हो रहा है और डेबिट पक्ष का योग कितना हो रहा है? -50। तो 2400 में माइनस के 50 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 2400 + 50 हो जाएंगे 2450। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूचना के अभाव में प्रवेश शुल्क को दिखाया जाता है। तो सूचना के अभाव में प्रवेश शुल्क को आयव्यय खाते में दिखाया जाएगा, इसको आयगत माना जाएगा। अगला देखिए, किसी क्लब के लिए निम्नलिखित भुगतान पूंजीगत भुगतान होगा। तो पूंजीगत भुगतान, दान एवं चंदा तो क्या है? प्राप्ति है, तो ये नहीं होगा। भवन एवं मशीनरी, हाँ ये पूंजीगत भुगतान है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखे जाने वाले व्यवहार है। उधार क्रय एवं विक्रय नहीं। पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान, आयगत सी ऑप्शन देखिए, आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान। तो प्राप्ति एवं भुगतान में आयगत और पूंजीगत मदें दिखाई जाती है, दोनों प्रकार की मदें दिखाई जाती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल आयगत मदें ही दिखाई जाती है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष के प्रारंभ में एक संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण निम्न प्रकार है। प्रारंभ में यानी कि प्रारंभिक कैपिटल फंड याद करना आपको। स्थायी संपत्तियां कितने की है? 90,000 की। बैंक का ऋण 10,000। अग्रिम प्राप्त चंदा, तो ये हमारे व्यापार का क्या है? दायित्व है। एडवांस इनकम प्राप्त हो गई, तो 2,000 रुपये। बकाया चंदा यानी कि एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड इनकम हो गई, तो ये हमारे व्यापार की क्या हो गई? संपत्ति हो गई, क्योंकि इनकम होती है चंदा। स्थायी पूर्वदत्त किराया कितना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये क्या है? हमारी व्यापार की संपत्ति बन जाएगी। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर संस्था के वर्ष के प्रारंभ में पूंजी कोष की राशि होगी। तो देखिए, संपत्ति पक्ष का योग कितना हो रहा है? 92,000 और लाइबिलिटीज का 12,000। 92,000 में से 12,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 31वां देखिए, एक गैर व्यापारिक संस्था का पूंजी कोष होता है। गैर व्यापारिक
संस्था कौन होती है? अलाभकारी संस्था। तो संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य। अगला देखिए, एक क्लब के विशेष कोष के लिए, विशेष कोष है, स्पेशल फंड है, तो जो भी आय होगी इसमें जोड़ी जाएगी और जो भी खर्चे होंगे इसमें से घटाए जाएंगे और स्पेशल फंड को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो 15,400 रुपये प्राप्त किए, जिसमें से 8,400 रुपये व्यय कर दिए, उस क्लब के आय व्यय को क्रेडिट किया जाएगा। तो आय व्यय खाते में कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। अगला देखिए, संस्थाओं का उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है। किन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है? अलाभकारी। अलाभकारी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है। आय और व्यय खाता खाते के समान ही होता है। किस खाते के समान होता है? लाभ तथा हानि खाते के समान होता है। तीसरा देखिए, अलाभकारी संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? चंदा होता है, सब्सक्रिप्शन। विशेष दान को दर्शाया जाता है, विशेष दान को चिट्ठे में दर्शाया जाता है, जिसे तुलन पत्र भी कहते हैं। आय और व्यय खाते का अंतर आधिक्य या न्यूनता दर्शाता है। न्यूनता को अपन कमी भी बोल सकते हैं, गाठा भी बोल सकते हैं। तो आधिक्य या न्यूनता दर्शाता है। अगला देखिए, आपको सत्य असत्य बताना है। इसमें से प्राप्ति और भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश है। तो ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें पूंजीगत व आयगत दोनों प्रकार की मदें दिखाई जाती है। दूसरा देखिए, यदि यहाँ खेल निधि यानी कि स्पोर्ट्स फंड, इसको चिट्टे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, तो खेल गतिविधियों पर किए गए व्ययों को आय और व्यय खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाएगा नहीं, यानी कि इसी फंड में से इसके खर्चे लेस कर दिए जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तीसरा देखिए, आय और व्यय खाते के जमा पक्ष पर शेष बतलाता है कि वे आय से अधिक है। जमा पक्ष पर शेष, जमा पक्ष पर शेष होता है तो अपन क्या लिखते हैं? डेफिसिट लिखते हैं, न्यूनता लिखते हैं। हाँ, यदि इसमें ये आ जाता पक्ष पर, इसको ये हटा दिया जाए, पक्ष पर हटा दिया जाए, यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता, आय और व्यय खाते के जमा शेष बतलाता है, तब आता कि आय क्या है? व्यय से अधिक है, आय व्यय से अधिक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सत्य है। अगला देखिए, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि में से विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति को आय और व्यय खाते में नाम करेंगे। तो ये भी क्या है? असत्य है। क्योंकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई निधि है तो स्कॉलरशिप फंड हो गया, तो इससे संबंधित जो भी खर्चे होंगे वो स्कॉलर फंड में से क्या कर दिए जाएंगे? लेस कर दिए जाएंगे। अगला देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता केवल आगम प्रकृति की प्राप्तियों और भुगतानों का अभिलेखन करता है। केवल आगम नहीं, गलत है। ये आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की मदों को दिखाता है, तो ये भी असत्य हो गया। अगला देखिए, विशेष उद्देश्य के लिए दान का हमेशा पूंजीकरण करेंगे। यदि विशिष्ट दान प्राप्त होता है वो क्या होता है? कैपिटल माना, पूंजीकृत माना जाएगा उसको और चिट्टे में दिखाया जाएगा। अगला देखिए, तो छठा क्या हो गया? सत्य हो गया। सातवां देखिए, जब पूंजी निधि का आरंभिक शेष नहीं दिया होता तब आरंभिक तुलन पत्र तैयार किया जाता है। यह भी एकदम सत्य है। अगला देखिए, आय और व्यय खाते के आधिक्य को पूंजी या सामान्य निधि में से घटाया जाता है। देखिए, जो आधिक्य है उसको तो क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, जबकि
न्यूनता यानी कि डेफिसिट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि आदिक्य को जोड़ा जाएगा। अगला देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता लाभ और हानि खाते के समान है, ये भी असत्य है। लाभ हानि खाते के समान कौन सा होता है, आयव्यय खाता। अगला देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता पूंजी और आगम प्राप्तियों के मध्य अंतर नहीं करता है। तो ये क्या है, एकदम सत्य है, क्योंकि ये आगम और पूंजीगत मध्य दोनों ही दिखाता है, ये अंतर नहीं करता है। जबकि आयव्यय खाते में केवल आयगत मध्य ही दिखाई जाती है। अगला देखिए, पहला दे रखा है प्रतियोगिता निधि 40,000, प्रतियोगिता व्यय 14,000, प्रतियोगिता से प्राप्त राशियां 16,000। तो ये निधि है, यानी कि ये स्पेशल फंड है, कंपटीशन फंड है ये। तो 40,000 का फंड है, इससे संबंधित आय इसमें जोड़ी जाएगी और इससे संबंधित वे इसी में से घटाए जाएंगे। इसको चिट्टे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो प्रतियोगिता वे कितना है, 14,000, और प्रतियोगिता से प्राप्त राशियाँ कितनी है, 16,000। तो प्राप्तियों को तो जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56,000, जबकि व्ययों को इसमें से घटाया जाएगा। 14,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 42,000। अगला देखिए, टेबल टेनिस खेल पर वे, ये स्पेशल फंड नहीं है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। अगला देखिए, उपहार निधि, निधि है यानी कि ये स्पेशल फंड है, तो कितना है, 22,000। आगे देखिए, उपहार निधि विनियोगों पर ब्याज प्राप्त हुआ है, इनकम हो रही है, तो इस फंड में जोड़ देंगे। कितना हुआ, 25,000। उपहार दिए यानी कि ये खर्चा हो गया 5,000 का, तो इसको घटा देंगे। अब कितना हुआ, 20,000। उपहार निधि विनियोग, तो विनियोग किया गया है निधि का, तो दायित्व पक्ष में तो 20,000 आ जाएंगे। और ये विनियोग है, इन्वेस्टमेंट किधर दिखाएंगे अपन, इन्वेस्टमेंट चिट्टे के संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं। तो ये 18,000 रुपये चिट्टे के संपत्ति पक्ष में दिखाए जाएंगे। अगला देखिए, धर्मार्थ प्रदर्शन से प्राप्तियां 7,000, धर्मार्थ प्रदर्शन पर वे 3,000। देखिए, ये स्पेशल फंड नहीं है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। प्राप्तियों को इनकम साइड और व्ययों को एक्सपेंसेस साइड में दिखाया जाएगा, या फिर अपन इसको इनकम साइड भी दिखा देंगे। जैसे कि 7,000 में से 3,000 इससे संबंधित व्ययों को घटाकर 4,000 रुपये इनकम साइड में भी दिखा सकते हैं। अगला देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य होता है जन कल्याणकारी कार्य। प्राप्ति व भुगतान खाता है, कौन सा खाता है, वस्तुगत खाता है। आयव्यय खाता है, आयव्यय खाता कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता होता है। अगला देखिए, आयव्यय खाता में मदें ही दिखाई जाती है। आयव्यय खाते में कौन सी मदें दिखाई जाती है, केवल आयगत मदें ही दिखाई जाती है। अगला देखिए, आयव्यय खाता के आधार पर बनाया जाता है, उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। जबकि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस आधार पर बनाया जाता है, रोकड़ अवधारणा पर बनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क आयव्यय खाते व चिट्ठे में किस जगह दिखाया जाएगा, तो आजीवन सदस्यता शुल्क को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।